ऐसे वक्त में जब सबकी निगाहें बिहार चुनाव की ओर लगी हुई हैं, एक और चुनाव आ गया है जो अपेक्षित नहीं था। एक महीने पहले तक तो किसी को इस चुनाव की उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन 21 अगस्त को मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मोदी सरकार में पहले नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और अब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। एनडीए ने तमिलनाडु से उम्मीदवार देकर डीएमके को घेरने की कोशिश की, तो इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार देकर मोदी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को धर्म संकट में डाल दिया। बाकी दावे तो ये भी हैं कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, वो भी हॉटलाइन के जरिए। उपराष्ट्रपति चुनाव की सारी संभावनाओं, आशंकाओं, गुणागणित को समझने की कोशिश करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात हालिया खबर की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम का ऐलान किया। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। जस्टिस रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के दलों ने सर्वसम्मति से घोषित किया। विपक्षी दलों ने कहा कि वो संघ से जुड़े व्यक्ति को लाए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर आए हैं, जिस पर सभी दल सहमत है। डीएमके साउथ इंडिया से कैंडिडेट की मांग कर रही थी, जबकि टीएमसी नॉन पॉलिटिकल फेस की मांग कर रही थी। जस्टिस रेड्डी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में हुआ था। उन्होंने 1971 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की, फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1998 में केंद्र सरकार ने उन्हें एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया। 1993 में वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने और 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 में सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए और 2011 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद साल 2013 में वो गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन करीब 6 महीने में ही उन्होंने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया। हाल ही में तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण करने और इसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष भी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी थे। अब विपक्षी दलों ने उन पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दांव चला है। जस्टिस रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। एक नजर सीपी राधाकृष्णन के करियर पर भी मार लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में पैदा हुए। 70 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और सक्रिय राजनीति में आए। शुरुआत जनसंघ से हुई, जो बाद में भाजपा बनी। 1994 में राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के सचिव नियुक्त हुए। 1998 और 99 में कोयंबटूर लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में राधाकृष्णन भाजपा में अलग अलग पदों पर रहे। 2023 में वो झारखंड और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने।
अब भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जगदीप धनखड़ प्रकरण से सबक लेने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा संघ के किसी खांटी विचारधारा वाले व्यक्ति को ही इस पद पर लेकर आएगी, और ऐसा ही हुआ भी। ओबीसी समुदाय के राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी आने के बाद दक्षिण भारतीय दलों पर एक अतिरिक्त दबाव बनाया जा सकता है, खास तौर पर तमिलनाडु से उम्मीदवार देकर 22 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों वाले डीएमके के ऊपर। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार देकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, उसके लिए हमें समझना होगा उपराष्ट्रपति चुनाव का गुणागणित और जानना होगा कि किसके पास कितना समर्थन है। सबसे पहले समझते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग बाकायदा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। इस चुनाव में वोटर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सांसद। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते समय उम्मीदवार के पास कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक के तौर पर और कम से कम 20 सांसद समर्थक के तौर पर होने चाहिए। यह चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है, लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसमें होता यह है कि वोटर के पास एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को वोट देने का अधिकार होता है। जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसे पहली वरीयता, जो उससे कम हो उसे दूसरी वरीयता, और जो उससे भी कम हो वोटर उन्हें तीसरी और चौथी वरीयता दे सकता है। जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले एक कोटा निकाला जाता है। कुल जितने वैलिड वोट पड़े होते हैं उन्हें 2 से भाग किया जाता है और 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर कुल 400 वैलिड वोट्स हैं तो कोटा 201 होगा। जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा निकाला जाता है उसी तरह से कोटा भी तय किया जाता है। जो उम्मीदवार अपने पहली वरीयता वाले वोटों के जरिए पहली बार में ये आंकड़ा पार कर जाता है वो चुनाव जीत जाता है। यानी अगर किसी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा पहली वरीयता के वोट मिले हैं तो वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर सबसे कम पहली वरीयता के वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और फिर से गिनती शुरू हो जाती है। और यह तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत या कोटे के नंबर को पार नहीं कर लेता। यह हो गई प्रक्रिया। अब चलते हैं नंबर गेम की ओर और देखते हैं पलड़ा आखिर किसका भारी है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543 और राज्यसभा में 245, लेकिन फिलहाल 1 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं। बाकी बचे सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या बनती है 782। यही 782 वोटर हैं जो मिलकर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, जहां उनके पास 293 सांसद है, जिसमें से भाजपा के 240, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16, नीतीश कुमार की जेडीयू के 12, शिवसेना के 7 और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के 5 सांसद शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसदों का समर्थन है, जिसमें से कांग्रेस के 99, सपा के 37, तृणमूल कांग्रेस के 28, डीएमके के 22, शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद, एनसीपी शरद पवार के 8, राजद और सीपीएम के 4 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा भी और कई सारे छोटे दल और अन्य सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को है, जो इस संख्या को 234 तक ले जाते हैं। निर्दलीय और छोटे दलों के करीब 15 सांसद ऐसे हैं जो दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये सांसद अपनी सुविधा अनुसार एनडीए या इंडिया उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। अब राज्यसभा का हाल भी देख लेते हैं। राज्यसभा के कुल 240 में से करीब 130 सांसद एनडीए के पास है, जिसमें से बीजेपी के 102, जेडीयू के 4, एआईएडीएमके के 5, एनसीपी के 3 सांसद, टीडीपी के 2, आरएलडी, जेडीएस, एनपीपी, एजीपी और शिवसेना को मिलाकर 1 सांसद और 7 नामांकित सांसद और अन्य शामिल हैं।
इसके अलावा बीजेडी और जगमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसद भी हैं जो एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकते हैं और एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोटर्स की संख्या 140 के पार जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में करीब 100 सांसदों का समर्थन है, जिसमें से कांग्रेस के 27, टीएमसी के 13, डीएमके के 10, आम आदमी पार्टी के 9 सांसद, आरजेडी के 5 सांसद, सीपीएम और समाजवादी पार्टी के 4 और अन्य सांसद शामिल हैं। यानी आंकड़े पूरी तरह से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास अच्छी खासी बढ़त है। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए के पास करीब 423 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास दोनों सदनों के सांसद मिला दे तो 334 के आसपास सांसदों का ही समर्थन है। लेकिन यह राजनीति है, जब तक परिणाम आ ना जाए कुछ भी तय नहीं माना जा सकता। इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि उनका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत रहा है। दावा है कि भाजपा के भीतर काफी असंतोष है और क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दावा यह भी है कि एनडीए के कई सहयोगी दल भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना पाला बदल सकते हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर राहुल गांधी के संपर्क में होने का दावा किया था। जगमोहन ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में थे। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस की आलोचना की थी और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी हैं। वो एसआईआर पर चिंता भी जता चुके हैं और अब तो विपक्षी दलों के गठबंधन ने उम्मीदवार भी आंध्र प्रदेश से ही दे दिया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जिस रणनीति से एनडीए ने इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की थी, वही रणनीति इंडिया गठबंधन ने अपनाई है। पहले एनडीए ने अपना उम्मीदवार तमिलनाडु से दिया और इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी डीएमके पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और बीआरएस जैसे दलों के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि अब वो किसका समर्थन करें। और अगर ये दल इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, जो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि पहली बार सहयोगी दलों के भरोसे सत्ता में बैठी मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।